Welcome back to my channel Maika Study Vlogs. Today we are going to start with our new subject, that is FMM. And first of all, I'm sorry for not uploading video for about 6 months but from today onwards you will be regularly getting updates on all the subject that I teach on this channel. So with this news, let's get started. So this is module 1 and 2 of class 11, that is FMM. So in this module we will be learning about the primary market and secondary market, and this video will be of two parts. Part 1 I will be covering my primary market, and in part 2 I will be covering secondary market. So what all are the contents that we are going to study in primary market? That is method of flotation in primary market, then prospectus, then SEBI and its function, and power of SEBI. So first of all, let us understand what is a primary market. The primary market is where securities are created. It's in this market that firms sell or float, in finance lingo, new stocks and bonds to the public for the very first time. Okay, देखो, तो प्राइमरी मार्केट एज अ नेम सजेस्ट, क्योंकि हमें पता है, हमने इसको मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जा रही हूँ ताकि आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आए. हमने इसे अपने क्लास 10 की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है और अभी हम बिजनेस स्टडी में भी पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट एक चीज़ होती है. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जिसमें आपको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, आपको मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, आपको फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें होती है प्राइमरी मार्केट. मतलब इनिशियल जब भी आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें पहले जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो हम प्राइमरी मार्केट से लेते हैं. तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें एफएमएम में लगाए तो प्राइमरी मार्केट क्या है कि देखो, सिक्योरिटीज़ इसमें क्रिएटेड होती हैं. कैसे क्रिएट होती है कि जो भी कोई भी एक नई कंपनी होती है जिसको अपने स्टॉक्स या अपने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करने होते हैं, तब वो इस प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू करती है. इसलिए हम इसमें प्राइमरी मार्केट में लिखा है इट इज़ अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड. ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ इनिशियली इसी मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं. और यहाँ पे एक टर्म है फाइनेंस लिंगो. फाइनेंस लिंगो का मतलब होता है कि फाइनेंस लैंग्वेज में आप करते हो. ठीक है, तो अब प्राइमरी मार्केट के कुछ फीचर्स भी होते हैं. क्या है? इट इज़ रिलेटेड विद द न्यू इशू. कि जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फॉर इनिशियल जब भी कोई जो भी कंपनी होती है जब वो पहली बार अपने स्टॉक्स या बॉन्ड्स देती है, तो इसलिए क्योंकि न्यू इशू है, पहली बार दी, तो इसलिए वो न्यू इशू रिलेटेड है. इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. फिर इसके बहुत सारे फ्लोटिंग कैपिटल के मेथड्स हैं. फ्लोटिंग कैपिटल की आप कि आप किस उसमें क्या इसको आप क्या वे में आप कैपिटल या जो स्टॉक्स उनको आप इंट्रोड्यूस करते हो. फिर सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है. ठीक है, अब हमने इसके फीचर में पढ़ा था कि बहुत सारे फ्लोटेशन के मेथड्स होते हैं. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम पहले पढ़ेंगे. सबसे पहला है पब्लिक इशू. पब्लिक इशू एज अ नेम सजेस्ट कि जो हम पब्लिक को इशू किए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड द कंपनी इशूज़ अ प्रोस्पेक्टस एंड इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. अब क्या है ना, पब्लिक इशू बहुत कॉमन है. मतलब हर जो भी कंपनी होती है वो इसी मेथड के थ्रू अपने जो भी स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, सब देती है पब्लिक को. तब सबसे पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है. प्रोस्पेक्टस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप प्रोस्पेक्टस ये समझ सकते हैं कि वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, तो उसमें क्या है, उस प्रोस्पेक्टस में आपको ये सारी दी जाती है कि कोई भी कंपनी कितने बॉन्ड्स इशू कर रही है या कितने स्टॉक्स इशू कर रही है, एक बॉन्ड की क्या प्राइस है, एक स्टॉक की क्या प्राइस है, और वो सबको मिला के इनको कितना टर्न हुआ वो सब चाहिए पब्लिक से. ठीक है, और कितने लोग इनको परचेज़ कर सकते हैं. तो ये हो गया पब्लिक इशू. एक होता है ऑफ़र फॉर सेल. इसमें क्या होता है कि जो न्यू सिक्योरिटीज़ मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ कोई फर्म या कंपनी दे रही होती है वो सबसे पहले इंटरमीडिएरी को भी देती है. मतलब इंटरमीडिएरी जैसे हमने पढ़ा है, वो लोग जो कि फैसिलिटेट करते हैं कोई भी एक
ट्रांजैक्शन को या कोई भी एक सर्विस को या कोई एक पाथ को, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें इंटरमीडियरी है स्टॉक ब्रोकर्स। तो सबसे पहले क्या है, ऑफर फॉर सेल में जो भी कंपनी है वो अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ स्टॉक ब्रोकर्स को ऑफ़र करती है एक फ़िक्स प्राइस पे, कि उनका हर एक शेयर जो भी परचेज़ करेंगे वो एक फ़िक्स प्राइस पे होगा। और जो स्टॉक ब्रोकर्स जब ये कंपनी के थ्रू जब कंपनी से सारे स्टॉक्स और परचेज़ कर लेते हैं, तब वो पब्लिक को बेचते हैं एक अलग प्राइस में, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अब इसमें आता है प्राइवेट प्लेसमेंट नेक्स्ट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कहता है कि जो भी कंपनी है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, जिनके पैसे ऑलरेडी लगे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या ब्रोकर को इशू करती है, ना कि वो जनरल पब्लिक को, ठीक है। इसमें एक चीज़ का अगर आपको देखा होगा, ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको लगा होगा कि दोनों सेम है, नहीं। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जब हम इंटरमीडियरी मतलब स्टॉक ब्रोकर्स को जब हम ऑफ़र करते हैं एक फ़िक्स प्राइस पे, तब वो पब्लिक को बेचती है। लेकिन इसमें जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर आप इशू करते हो अपने कोई भी शेयर, जिसको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को या ब्रोकर को, तो वो जनरल पब्लिक को इशू आप नहीं करते हो, लेकिन ये अपने सेलेक्टेड क्लाइंट्स, मतलब इनके ऊपर जो भी इनके जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स इनको लगता है कि हाँ हमें प्रॉफिट हो सकता है, वो उनको बेचते हैं। इन अगर छोटे में बोलूँ तो ये है कि पहले आप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ये जो भी कंपनी बेचेगी शेयर्स और या ब्रोकर्स को, और फिर वो सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचेगी, ना कि जनरल पब्लिक को, ठीक है। फिर आता है राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय दोज कंपनीज हु हैव ऑलरेडी इशूड देयर शेयर्स when an existing company issues new share. First of all, it invites existing shareholders. This issue is called right issue, ठीक है। अब देखो राइट इशू क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है जिसने ऑलरेडी या प्रीवियसली अपने स्टॉक्स ऑफ़र कर रखे होते ऑलरेडी कंपनी को, और जो उसने ऑफ़र किए हैं और जिन जिन लोगों ने पहले परचेज़ किए थे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उतने शेयर परचेज़ कर लिए कंपनी के। तो इसलिए अगली बार जब वो कंपनी, वही वाली कंपनी जब वापस से अपने स्टॉक्स देगी मार्केट में, तो सबसे पहले वो अपने जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उनको बुलाएगी कि ये मैं नए निकाले हैं शेयर्स, आप लेना चाहो ले लो। फिर उसका अगर बचता है तो फिर वो जनरल पब्लिक को बेचते हैं। तो इस इशू को हम राइट इशू कहते हैं, ठीक है। फिर आता है EIPO। EIPO का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ है ना, वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू इशू करते हो, क्योंकि जिस वर्ड के आगे ई आ गया उसका मतलब भी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो मतलब इंटरनेट के थ्रू आप इशू करते हो। तो फिर इसमें क्या है, जब कोई भी कंपनी EIPO के थ्रू इशू करती है, तब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज उसको प्रोवाइड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करती है इसके थ्रू। अब हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी जब मैं वो पढ़ रहे थे हम पब्लिक ऑफर, तब हमने ये पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तब पढ़ते असल में प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखो, a prospectus is a formal document that is required by and filed with the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. It provides details about an investment offering to the public. A prospectus is filed for offering of stocks, bonds and mutual funds. देखो क्या है कि प्रॉस्पेक्टस में बोला एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसको हम सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको आप 4 मार्क कर लो, क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो सेबी के अंडर ये फाइल किया जाता है। अब इस प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है कि जो भी आप ऑफ़र या कोई भी आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स आप ऑफ़र कर रहे हो, उसके बारे में एक डिटेल होती है कि हम इतने शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं, इतने बॉन्ड्स ऑफ़र कर रहे हैं, हर एक शेयर की प्राइस इतनी है, इतने शेयर्स हैं,
और इसके कुछ जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, सीईओज़ हैं या जो भी मैनेजर है, उनका पूरा एक बैकग्राउंड होता है। फिर वो अपने वो उसमें ये भी बताते हैं कि वो कंपनी नहीं है या फिर वो ऑलरेडी उसने मतलब वो एग्जिस्टिंग कंपनी है इस मार्केट में और उसने पहली बार वो शेयर इशू करी या दूसरी बार, इस तरीके से वो प्रोस्पेक्टस में पूरा बताया जाता है। अब एक आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसमें क्या होता है, द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, दैट इज ROC। ये भी 1 मार्कर में आ सकते हैं, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। When the company has not issued prospectus to the public for inviting them to subscribe for shares, the statement in lieu of prospectus needs to be filed with registrar of company if the company issued prospectus, but because minimum subscription has not been received, the company has not proceeded with the allotment of the share. देखो, स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब ROC के अंडर फाइल करते हो, और तब फाइल करते हो कि जब कोई कंपनी है उसने प्रोस्पेक्टस वो इशू करना भूल गई हो, कि इसमें लिखा हो कि हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो अब एक और चीज़ के लिए भी इशू किया जाता है कि ये कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि इतने शेयर हमारे बिक जाएंगे, ले लेंगे, लेकिन उतना नहीं हुआ है, तो उतना सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है, जो अलॉटमेंट होते हैं शेयर्स के साथ उसने प्रोसीड नहीं किया कंपनी ने, तो इसलिए भी हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोस्पेक्टस का एक एग्जांपल ये देखो, एल पोलो लोको होल्डिंग्स INC। ठीक है, तो इसमें पूरा ये इस तरह प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले उसकी कंपनी का लोगो है। ठीक है, तो फिर इसने लिखा है कि वी आर ऑफ, देखो इसमें पढ़ के बता दूँ, we are offering share of our common stock. This is our initial public offer, means IPO है. No public market currently exists for our common stock. We expect the public offering price to be between this and this, मतलब एक आप प्राइस स्पेसिफाई कर दोगे कि इतना पर शेयर. We intend to apply to have our common stock listed on the, एक ही ऐसे ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन अगर आप उसमें इंडिया में प्रोस्पेक्टस देखोगे तो यहाँ पे इस जगह स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखा जाए, जैसे NSE स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अंडर सिंबल लोको, तो ये इसने बताया पूरा। इन्वेस्टिंग, तो ये अब देखो जैसे कि फिर इसने ये बता दिया, टेबल बना दी कि कितने आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो, पर प्राइस, शेयर प्राइस कितना, टोटल कितना हो गया। अंडर राइटर डॉक्यूमेंट्स, अंडर राइटर वो होता है कि जब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 शेयर इशू किया, 100 में से आपके अगर 80 शेयर इशू मतलब बिक गया, लेकिन बाकी रिमेनिंग 20% है वो कोई नहीं ले रहा है, तो इसलिए एक अंडर राइटर एक होता है जो कि ये बोलता है या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कंपनी के साथ, जिसमें बोलता है कि अगर बाय चांस तुम्हारे शेयर साइन नहीं बिके तो 20 शेयर मैं ख़रीद लूँगा एट द सेम प्राइस। ठीक है, सेम प्राइस पे वो ले लेगा, ये चीज़ है। फिर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स बिफोर एक्सपेंस सारे स्पेसिफाई की जाते हैं। तो अब देख लो जैसे कि ये सारे नाम हैं, CEOs हैं या मैनेजर, उन सबके नाम हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल। अब हम प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस आपके 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, व्हेन अ कंपनी अलाउज और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, the document is considered as a deemed prospectus via which the offer is made to the investors। देखो, deemed prospectus क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी मतलब बोल देती है कि हाँ मैं अपने सिक्योरिटीज़ ऑफ़र कर रही हूँ, तो कंपनी के, तो वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू करती है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जिसके थ्रू ऑफ़र इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, ये होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। एक होता है रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है कि इस प्रोस्पेक्टस में ना आपको सारी डिटेल नहीं दी जाती है कि जितनी आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ी बहुत देगी कि हम ये शेयर इशू कर रहे हैं, इस तारीख को कर रहे हैं, बस इतना मतलब थोड़ा सा आपको बता दिया जाएगा कि हम दे रहे हैं, बाकी जिस दिन वो इशू होगा तो आपको पता चल जाएगा।
इसलिए इसमें लिखा है ना, इट डज नॉट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। अब हम पढ़ते हैं दो और, जो कि है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये भी 1 मार्कर है, ठीक है, ये जो है पूरा ये 1 मार्कर है, तो इसको आप वो कर लो, स्टार मार्क कर लो। तो जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो सेक्शन 31 है, सेक्शन 31 अंडर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। तो कोई जो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, उसके सेक्शन 31 जिसमें कहा गया है कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। कब इशू किया जाएगा? जब व्हेन अ कंपनी और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफर वन और मोर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। देखो, ये तब इशू किया जाता है कि जब ऑलरेडी कोई कंपनी ने इशू कर दिया है और वो वापस से जब इशू करना चाह रही है, या वो एक साल में 2 से 3 बार कोई नई नई चीज़ें जैसे स्टॉक्स ऑफर कर रही है, तब हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ठीक है। अब आता है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या है? एक मेमोरेंडम है जिसमें सेलिएंट फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस जो कि सेबी ने स्पेसिफाई किए हैं। तो अब इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इससे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें आपको इससे होता है ना कि आपने देखा होगा कि अभी क्लास 11th में आप एक टॉपिक है ग्रामर में नोट मेकिंग, उसके आप समरी लिख दो, तो वो इधर सब तरीके से आप समरी लिखते हो। समरी फॉर्म में एक पैराग्राफ में आपको पूरा बता दिया जाएगा कि हम इतना प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, क्या इशू कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कितने स्टॉक्स बॉन्ड वो सब इशू करें, ताकि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी कोई भी ऐसे हम लोग हैं, अगर हमें कोई एक डिसीजन बनाना हो कि हमें परचेज़ करना है या नहीं करना, तो उस तरीके से हम बना सकें। तो ये होता है 4 तरीके। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस। सो सबसे पहला है डिटेल्स ऑफ द कंपनी सच एज नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एंड ऑब्जेक्ट। देखो, जब हमने प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल देखा था, तब हमने देखा था कि एक नेम था उसका, जो कि लोको मार्को पोलो ऐसा कुछ नाम था, तो वो उसका नाम था। तो इसलिए आपको अपना क्या क्या सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, फिर वो कहाँ लोकेटेड है वो एड्रेस को, वो एड्रेस ऑफिस एड्रेस का वो देना है, फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप डिटेल्स ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड एंड द क्लास ऑफ द इशू एज वेल एज द वोटिंग राइट। देखो, क्या होता है ना कि अब इसमें क्या है, अब आपको इसमें बताना होता है कि आप कितने शेयर इशू कर रहे हो, क्या पर शेयर क्या प्राइस है, ठीक है, और क्लास क्या है इशू की, और जो वोटिंग राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डिटेल ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम एंड देयर शेयर होल्डिंग पर्टिकुलर्स। तो देखो, तो आपको इसमें सिग्नेटरीज चाहिए मेमोरेंडम के, और जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है उनके डिटेल सिग्नेचर भी चाहिए, ठीक है। तो अब अमाउंट पेएबल क्या है, एप्लीकेशन पे या ऑन अलॉटमेंट या फर्दर कॉल, मतलब कितना अमाउंट पे करोगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, या जब आपके पास अलॉटमेंट होगा, या इंस्टॉलमेंट के साथ, ठीक है। फिर आता है ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफली रिपोर्ट होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की, जैसे हर एक का कोई एक अलग अमाउंट होता है, जैसे कोई एक कंपनी जिसका अमाउंट 50 है, तो दिस इज़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट एंड इट गोज़ टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 50 रुपीज़ जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। फिर आता है अंडर राइटर ऑफ द इशू। अब अंडर राइटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर राइटर कौन होता है, कि जब आपके रिमेनिंग शेयर जो पर्सन परचेज करता है वो आप अंडर राइटर होता है। तो अंडर राइटर ऑफ द इशू कौन है, उसकी डिटेल्स, डायरेक्टर्स की डिटेल्स को आपको चाहिए रहता है, उसकी पूरी डायरेक्टर, और फिर ऑडिटेड रिपोर्ट भी चाहिए कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में या क्या है। अब हम पढ़ते हैं सेबी एंड इट्स फंक्शंस। देखो, तो जो सेबी है, सेबी का फुल फॉर्म हमें पता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको प्रोस्पेक्टस बताया था, मैंने आपको बोला था स्टार मार्क कर लो, 1 मार्कर का है।
और जब हम ये सेबी के बारे में और पढ़ेंगे अभी इस पैराग्राफ में, तब इसमें बहुत सारे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर होंगे जो कि मैं बता रहूँगी, तो आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो या मैं ऐसा करूँगी, आपको मैं एकदम लास्ट में बता दूँगी कि कौन से स्लाइड में कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सेबी के बारे में। सेबी इज़ अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी established on 12th April 1992. It monitors and regulates the Indian capital and securities market while ensuring to protect the interest of the investors, formulating regulations and guidelines. The head office of the SEBI is at Bandra Kurla Complex, Mumbai. तो देखो क्या है ना कि सेबी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 12 अप्रैल 1992 को इस्टेब्लिश हुई थी। तो अब क्या है ना, इसका काम क्या है, ये इंडियन कैपिटल है उसको मॉनिटर और रेगुलेट करती है, और जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको भी रेगुलेट करती है, साथ में जो भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उसको वो प्रोटेक्ट करती है। और ये गाइडलाइंस और रेगुलेशंस देती है जो भी इंडियन कैपिटल के अकॉर्डिंग या फिर उसके सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए। फिर जो उसका हेड ऑफिस है, वो जो सेबी का हेड ऑफिस है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, कुर्ला, जो कि मुंबई में है, ठीक है, ये चीज़ है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेबी मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन, ये मैं फ्लो चार्ट समझाऊंगी, बाकी जो भी आपका ये है अगर आप ये समझ जाओगे फ्लो चार्ट तो ये अपने आप पॉइंट लिख लोगे, ये पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसका एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है सेबी का, जिसमें अब क्या होता है 9 पर्सन्स होते हैं इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले होता है चेयरमैन, फिर 2 मेंबर्स, 1 मेंबर और 5 मेंबर। तो जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर 2 मेंबर आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपको अपॉइंट किया जाता है। एक मेंबर आपको RBI जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपॉइंट किया जाता है। और एक जो 5 मेंबर्स है वो है, रिमेनिंग 5 मेंबर्स, वो आपको यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 9% हो गए। अगर आप ये समझ गए तो आप आराम से उसको लिख सकते हो कि पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, द चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन देयर आर 2 members, there are 2 officers or 2 members which are coming from Union Finance Ministry. Third point, 1 member is appointed from the RBI, that is Reserve Bank of India, or 5 members are appointed by the Union Government of India, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। पहला फंक्शन, सेबी इज़ प्राइमरी सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो इसमें बताया गया है कि सेबी क्यों सेटअप किया गया है। सेबी इसलिए सेटअप किया गया है कि जो भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज़ मार्केट में उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड रेगुलेट द बिजनेस। जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसमें डेवलपमेंट होती है उसको प्रमोट करता है और बिजनेस को रेगुलेट करता है। सेबी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर एक्सेट्रा। तो जो भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो भी सब ब्रोकर्स होते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं और भी लोग, तो सेबी उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फिर इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो जो भी डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सबके जो भी एक्शंस होते हैं या ऑपरेशन होते हैं उन सबको ये रेगुलेट करता है। फिर आता है इट प्रोहिबिट्स insider trading, that is fraudulent and unfair trade practices related to the securities market। जैसा आपने अभी एक मूवी देखी होगी स्कैम 1992 देखी होगी, जिसमें आपको हर्षद मेहता, दी ग्रेट हर्षद मेहता, द बिग बुल के बारे में आपको बताया गया था। ये उसी के रिलेटेड है, क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करता था, तो इस वजह से सेबी सेटअप की गई कि जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको प्रोहिबिट की जाए और जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट के रिलेटेड जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है उसको भी रेगुलेट किया जाए। फिर इट इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स आर एजुकेटेड ऑन द इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, कि जो भी इंटरमीडिएटरीज है जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए उनको
इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कुछ इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं स्टॉक मार्केट के। फिर इट मॉनिटर्स सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर टेक ओवर कंपनीज, मतलब ये एक मॉनिटर करती है सब्सटेंशियल एक्शन जो भी एक्विजिशन होता है शेयर का और जो भी कंपनीज के टेक ओवर होते हैं। फिर SEBI टेक्स केयर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंश्योर सिक्योरिटीज मार्केट इज एफिशिएंट एट ऑल टाइम। तो देखो SEBI इस चीज़ का ध्यान रखती है या रिसर्च करती है, डेवलप करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे ये जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है ना वो हर टाइम इफ़ेक्टिव रहे, उसमें कोई भी। तो अब हम पढ़ेंगे अथॉरिटी एंड पावर ऑफ SEBI। इसमें हम 3 अथॉरिटी पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी एग्जीक्यूटिव और क्वाशी लेजिस्लेटिव। सबसे पहला क्वाशी जुडिशियल। उससे पहले आपको क्वाशी वर्ड का मतलब बताती हूँ। क्वाशी वर्ड का मतलब होता है अपेरेंटली बट नॉट रियली, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिससे वो कंपेयर किया जा रहा है। जैसे क्वाशी जुडिशियल इज़ डिराइव फ्रॉम वर्ड जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी की जो पावर है उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वाशी जुडिशियल है, जो अथॉरिटी जो पावर है SEBI की, लेकिन पूरी पावर नहीं है जैसे जो जुडिशरी के पास है। तो इसलिए यहाँ पे क्वाशी वर्ड का ये मतलब है। और क्वाशी जुडिशियल क्या होता है? SEBI has the authority to deliver judgment related to fraud and other unethical practices in terms of securities market. This helps to ensure fairness, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दी सिक्योरिटीज़ मार्केट। देखो तो SEBI के पास, क्योंकि जुडिशियल है तो SEBI के पास ये अथॉरिटी है कि वो जजमेंट डिलीवर कर सकती कोई भी फ्रॉड या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हो सिक्योरिटीज़ मार्केट में, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इससे क्या है, जब ये इसके क्योंकि अब जजमेंट डिलीवर कर सकती है तो इससे क्या है, जो भी सिक्योरिटी मार्केट की जो भी फेयरनेस है या ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहती है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है वो बिना डरे इसके अंदर कोई भी इसके अंदर वो कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए कोई भी स्टॉक्स पे, ठीक है। फिर आता है क्वासी एग्जीक्यूटिव। SEBI is empowered to implement the regulation and judgment made and to take legal action against the violators. It is also authorized to inspect book of accounts and other documents if it comes across any violation of the regulation. देखो क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या काम होता है कि जो भी लेजिस्लेचर कोई रूल बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। तो इसलिए क्या है, SEBI के पास, क्योंकि अभी क्वासी एग्जीक्यूटिव है तो SEBI के पास पावर है कि जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करवाए और वो लीगल एक्शन ले सके कि जो भी उस रूल को या रेगुलेशन को जिसने वायलेट किया है। उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लेजर और जर्नल बोलते हैं, उसको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि हल्की सी भी उसमें गड़बड़ है या फिर कोई वायलेशन हुई है रेगुलेशंस की। फिर आता है क्वासी लेजिस्लेटिव। इसमें क्या होता है, SEBI रिजर्व द राइट टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन to protect the interest of the investors. Some of its regulation consist of insider trading regulation, listing obligations and disclosure requirements. These have been formulated to keep malpractices at bay. Despite the powers, the result of SEBI's function still have to go through the Securities Appellate Tribunal and the Supreme Court of India. देखो क्योंकि लेजिस्लेटिव वर्ड से पता चल रहा है कि उसको SEBI के पास राइट है कि वो रूल फ्रेम कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि जो भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब जो ये मेनली जो SEBI रूल्स बनाती है वो किस चीज़ के लिए बनाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, जो कि हमने हर्षद मेहता के केस में देखा था। जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्कैम 1992 आप देखो, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी FMM के रिलेटेड। फिर आती है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन होती है उसके लिए अब ये इसलिए इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं उसको वो ना हो, लेकिन इन पावर के डिस्पाइट दिस पावर जो SEBI के जितने फंक्शंस हैं उसको सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है उसके थ्रू और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर जाना पड़ता है, तब भी ये होता है कि जो इसने रूल्स बनाए हैं वो सही हैं।
अगर आपको एक ब्रीफ चाहिए कि कौन सी जुडिशियल, कौन सी एग्जीक्यूटिव और कौन सी लेजिस्लेटिव क्या होता है, ये तीन आप जो पॉइंट देख रहे हैं ये वाले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आप पढ़ लो क्योंकि ये इसी का समरी या थोड़ा छोटा फॉर्म है. Quasi judicial power to give judgment on unethical and fraudulent activities. Executive power to implement regulation and take legal action against violators. Legislative framing the rules and regulation to protect the interests of the investors. Thank you everyone for watching this video. Until the next video, keep learning and keep practicing. Bye bye. Take care.